नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट को संबोधित कर रहे हैं। आज महाभारत में मैं आपको ब्रिक्स समिट के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन शुरुआत में बताऊंगी आपको कि किस तरह से रिपब्लिक भारत पर मसूद के लड़ाकों ने आह्वान किया है। रिपब्लिक भारत पर मसूद के लड़ाकों ने आह्वान किया है कि किस तरह से घायल है, लेकिन वापस आकर किस तरह से तालिबान को परास्त करेंगे। रिपब्लिक भारत पर किस तरह मसूद के लड़ाकों का आह्वान मैं आपको दिखाऊंगी। अहमद मसूद किस तरह से अभी भी पंजशीर में मौजूद है। इसी के साथ साथ आपको बताऊंगी कि क्या मोदी मंत्र से बदलेगी तालिबान नीति। जी हां, ब्रिक्स का सम्मेलन जिसमें अध्यक्षता कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या प्रधानमंत्री की कूटनीति से बाकी देशों की तालिबान नीति बदलने वाली है? आज इसी पर महाभारत। तो इस वक्त जब महाभारत में आपसे बात कर रही हूं, उस वक्त ब्रिक्स बैठक जारी है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, शुरुआत उसी बड़ी खबर से कर रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ब्रिक्स बैठक इस वक्त जारी है। जी हां, आतंक पर प्रधानमंत्री की दो टूक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंक पर दो टूक, जिसमें प्रधानमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि आतंक के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार है। जी हां, आतंक के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंक पर दो टूक। ब्रिक्स बैठक इस वक्त जारी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ ही साथ ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका की ये देशों की ये बैठक। और इसी के साथ साथ मैं आपको बड़ी खबर यह बताऊं कि किस तरह से ब्रिक्स बैठक में अफगानिस्तान का मुद्दा उठा है। जी हां, अफगानिस्तान का मुद्दा उठा है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है और ब्रिक्स सम्मेलन में अफगानिस्तान का मुद्दा उठा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने 4C का मंत्र दिया है, वो काउंटर टेररिज्म की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये 13वां ब्रिक्स सम्मेलन है और आपको बताएं कि अफगानिस्तान में जो हुआ है वो चिंताजनक है। ये रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बयान सामने आया है। पड़ोसी देशों पर इसका असर पड़ेगा, ये बड़ा बयान आपको बता रही हूं। पुतिन का ये बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ वो चिंताजनक है और इस पर पड़ोसी देशों पर इसका असर पड़ेगा, वो ये भी कह रहे हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में अफगानिस्तान का मुद्दा उठा है। लगातार अफगानिस्तान से रिपोर्ट्स आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से पुतिन ने इसका मुद्दा उठाया है। यानी हम आपको शुरू से बता रहे थे कि ब्रिक्स की बैठक वो बैठक होगी जिसके अंदर प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आतंकवाद और तालिबान का मुद्दा उठेगा। बड़ी बात यह कि क्या नरेंद्र मोदी की नीति से, उनकी कूटनीति से बाकी देशों की यह तालिबान नीति बदल सकती है। और इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या बाकी देशों की जो तालिबान की तरफ रवैया है वो बदलेगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ब्रिक्स की बैठक है। ब्रिक्स सम्मेलन की दूसरी बार अध्यक्षता कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आतंकवाद और अफगानिस्तान पर इस पर चर्चा होनी है और शुरुआत में ही पुतिन का बयान भी आ गया रूसी राष्ट्रपति का, जिसमें वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो हुआ है उसका असर बाकी सभी देशों पर पड़ने वाला है। चीन अफगानिस्तान पर इस पूरी बैठक में किस तरह अलग थलग पड़ सकता है, क्योंकि तालिबान को मदद दे रहा है चीन और इसी मदद पर घिर सकता है चीन, क्योंकि खुलकर तालिबान की मदद कर रहा है। आतंक के खिलाफ भारत और रूस एक साथ है। ये आपने देखा भी कि किस तरह से भारत और रूस के NSAs के बीच मुलाकात हुई। अफगानिस्तान जमीन का इस्तेमाल आतंक के लिए ना हो, ये
खुलकर इस बैठक में कहा जा सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान अब तालिबान राज में है और अफगानिस्तान की धरती से किसी भी देश के खिलाफ आतंकवाद के लिए हाथ ना उठे, इसे लेकर बात हो सकती है। लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों पर लगाम लगे, ये भारत की दो टूक इसमें कही जा सकती है। और भारत रूस ने आतंकी संगठनों पर चिंता जताई है, यह भी हमने आपको कल बताया था जब एनएसएस के बीच बैठक हुई थी। यानी कि इन बैठक में, ब्रिक्स की बैठक में इस वक्त मंथन हो रहा है। अफगानिस्तान का मुद्दा शुरू में ही उठा है और आतंक के मुद्दे पर अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल ना हो, इसे सुनिश्चित कैसे ब्रिक्स नेता कर सकते हैं, इसे लेकर भी चर्चा हो सकती है। और जैसे जैसे वहां से खबरें आएंगी वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगी। इसी के साथ मैं आपको बताती हूं कि किस तरह से आतंक के खिलाफ है भारत और रूस। आतंक के खिलाफ है भारत और रूस, क्योंकि चेचनिया में आतंकवाद बढ़ने का खतरा लगातार रहा है। किस तरह से इस्लामिक कट्टरपंथ बढ़ सकता है और वो किस तरह से आतंकवाद की शक्ल ले सकता है, इसे लेकर रूस भी हमेशा से चिंतित रहा है। और किस तरह से जो मुस्लिम बहुल इलाका है चेचनिया, और वहां पर कई आतंकी गुट सक्रिय रहे हैं, आतंकी हिंसा का शिकार रहा है और इसीलिए आतंकी तालिबान के संपर्क में है वहां के, ये भी कहा जा रहा है। रूस के लिए भी सबसे बड़ी चिंता यही है। वहीं दूसरी ओर कश्मीर को लेकर 2 बार तालिबान ने बयान दिया है। ऐसे में भारत और रूस दोनों की चिंताएं तालिबान राज से बढ़ती हैं। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान और तालिबान के आतंकी गठजोड़ पर भारत सख्त है। आतंक के खिलाफ भारत रूस की यह साझेदारी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है और यह साझेदारी पुरानी रही है, यह नई नहीं है, यह साझेदारी पुरानी रही है। और मैं आपको यह भी बताती हूं कि किस तरह से आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान मोर्चा बना रहा है। आतंक के खिलाफ ये जो गठबंधन है, कैसे भारत के दर पर ये गठबंधन, ये मोर्चा बन रहा है, मैं उसको आपको बताती हूं। क्योंकि भारत का रुख किया है कई बड़ी हस्तियों ने, और किस लिए? भारत दौरे पर कई देशों के खुफिया अधिकारी रहे हैं, खुफिया एजेंसियों के अधिकारी रहे हैं, उनके प्रमुख रहे हैं। पीएम मोदी से मिले रूसी एनएसए निकोले पेत्रुशेव, ये मैंने आपको कल भी बताया था। लेकिन इसी के साथ साथ अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा हुई है, यानी एनएसए से मुलाकात, विदेश मंत्री से मुलाकात, प्रधानमंत्री से मुलाकात उन्होंने की। इस्लामिक कट्टरपंथ की चुनौती पर यह बैठक, क्योंकि मैंने आपको बताया भारत और रूस किस तरह से दोनों ही उस आतंकवाद से जूझ रहे हैं और लड़ रहे हैं। अजीत डोभाल से भी मिले जनरल निकोले पेत्रुशेव, ये मुलाकातें कल हुई थी। लेकिन इन सब मुलाकातों का आप सार समझिए। अमेरिका और ब्रिटेन के जो खुफिया एजेंसी प्रमुख हैं, उन्होंने भी इसी समय पर दिल्ली का दौरा किया है, दिल्ली के दर पर आए हैं। और क्यों, मैं ये भी बताऊं, सीआईए प्रमुख विलियम बर्न्स की अजीत डोभाल से मुलाकात हुई, एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात हुई। इसी के साथ साथ किस तरह से तालिबान के साथ आईएसआईएस, अलकायदा किस तरह फिर से पांव पसार रहा है, यह बड़ी चिंता है। सिर्फ तालिबान राज नहीं, आईएसआईएस की वापसी, अलकायदा की वापसी। इसी के साथ साथ MI6 प्रमुख रिचर्ड मूर ने भी मुलाकात की है दिल्ली आकर। आतंकी संगठन तालिबान पर कैसे लगाम लगे, इसे लेकर ये चर्चाएं हैं। तो आप समझिए कि ब्रिक्स का ये जो आज का मंथन है, जो ये चर्चा है, ये कितनी महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसी को लेकर अब आगे की नीति बनेगी और वो नीति किस तरह से तालिबान को लेकर भी हो सकती है और आतंकवाद को लेकर भी हो सकती है। मेरे साथ स्टूडियो में मेजर गौरव आर्य आ गए हैं, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एडिटर। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक अवनीजेश अवस्थी हैं और जी, राजनीतिक विश्लेषक अवनीजेश अवस्थी है। मैं पहले उन पर जाना चाहती हूं। मैं अवनीजेश जी, मैं पहले आपके पास इसलिए आ रही हूं क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में ही और राष्ट्रपति पुतिन ने ही शुरुआत में एक तरह से एजेंडा सेट कर दिया है कि आतंकवाद को लेकर बाकी सारे देश जो जुड़े हुए हैं उन पर असर पड़ेगा। मैं आपसे सीधे पूछ रही हूं कि भारत रास्ता दिखाएगा जब आतंकवाद को लेकर मंत्र की बात होती है। सुचरिता जी, भारत ने अपने ओपनिंग रिमार्क में जो कहा, पुतिन ने आखिरी रिमार्क में जो कहा, उसको आप मिला लीजिए। बाहरी दखल बहुत चिंताजनक है। बाहरी दखल किसका है? ये पाकिस्तान और चीन का है।
और जिस तरीके से पुतिन ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में जहां शुरुआत की थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को लेकर के, पुतिन ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में अपने ब्रिक्स के देशों के सामने बिल्कुल साफ कर दिया कि आप ये बताइए कि इससे पड़ोसी देशों को खतरा है। अमेरिका जिस तरीके से बाहर गया वो गलत था। बिल्कुल बिना किसी मिन्स किए शब्दों को पुतिन ने इस पूरे ब्रिक्स सम्मेलन की जो रूपरेखा है, जो विचार है, वो बिल्कुल अभिव्यक्त कर दिया है। अब किसी को भी इसके बारे में कोई संशय और शक नहीं होना चाहिए। भारत के कम्युनिस्टों को देखना पड़ेगा कि उनकी क्या राय रहती है इस बारे में, रूस के ये कहने के बारे में, वो रूस के साथ रहते हैं या चीन के साथ रहते हैं, ये देखना पड़ेगा। उनके लिए दुविधा हो सकती है इस बारे में, लेकिन बात बड़ी साफ सी है। ब्रिक्स देशों का एक जो सामूहिक जो आवाज है, वो सामूहिक आवाज आज सब पूरे दुनिया ने देख ली है। इसमें किसी को भी शक शुबा नहीं होना चाहिए। आतंकवाद और जिस तरीके से, मैं एक बात 10 शब्द और 10 सेकंड और लूंगा, आपके 10 सेकंड सिर्फ और लूंगा। जिस तरीके से 9/11 की बरसी तालिबान मना रहे हैं, उसमें अमेरिका क्या आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। 9/11 की बरसी पर तालिबान सरकार का गठन, मैं अपने दर्शकों को बताऊं मेजर आर्या, मैं उस पर भी आऊंगी, उस खबर पर भी मैं आऊंगी और उस पर भी मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन उससे पहले मेजर आर्या, MI6 के चीफ आते हैं, CIA चीफ आते हैं, सब इस वक्त भारत का रुख कर रहे हैं। ये बड़ी नीति है, ये ग्लोबल नीति है जिस पर बात हो रही है। मेजर आर्या देखिए, इसमें और भी प्लेयर्स हैं जो यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन उनसे फोन से बात हुई है। ईरान एक बहुत बड़ा प्लेयर है जिसका बॉर्डर जो है मिलता है पाकिस्तान से भी, अफगानिस्तान से भी, और ईरान ने चिंता व्यक्त करी है पाकिस्तान के हस्तक्षेप को लेके। इसमें तजाकिस्तान ने अपनी जो रिजर्वेशंस हैं वो जताए हैं। तो ये सब लोग आए हैं भारत। एक तो ये बहुत बड़ी बात है कि सब लोगों ने भारत को चुना, एक किसी और मुल्क में मिल सकते थे, लेकिन भारत इसलिए आए क्योंकि भारत का एक लीडरशिप रोल भी है इस चीज़ में। लोग मानते हैं भारत को और नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप रोल को। दूसरी मुझे लगता है एक बहुत अहम बात है कि ये सब को एक चीज़ डराए सताए हुए है कि देखिए, अगर तालिबान वहाँ पे अपना राज कर भी लेता है, लेकिन तालिबान जो कट्टर इस्लामिक जो गिरोह हैं, जैसे कि इस्लामिक स्टेट खुरासान है या फिर अलकायदा है या फिर हकानी नेटवर्क है, जो कि अब तालिबान की सरकार का एक हिस्सा बन चुका है। सिराजुद्दीन हकानी उनका होम मिनिस्टर, गृह मंत्री है उनका। तो ये सब चीज़ें लोगों को बहुत चिंतित कर रही हैं कि यहाँ पे फिर से वो ज़मीन जो है अफगानिस्तान की, वो उपजाऊ हो जाएगी आतंक के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान की ही ज़मीन पे ही ओसामा बिन लादेन रहा था और यहाँ पे उसकी सोच वाले अभी भी कई हजारों ऐसे आतंकवादी हैं उसकी सोच वाले। तो कुछ नहीं पता, अगर हमें यह लगता है कि तालिबान सिर्फ अफगानिस्तान तक महदूद रहेगा, यह बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि तालिबान अकेला तालिबान नहीं है, इसमें इस्लामिक स्टेट भी है, इसमें अलकायदा भी और 10 और किस्म के गिरोह हैं जिसका नाम आपका और मैंने सुना नहीं। किसी में 100 आतंकवादी हैं, किसी में 200 हैं, सबके पास आत्मघाती जो कहते हैं सुसाइड बॉम्बर्स हैं इनके पास। ये जाने को तैयार हैं और देशों पर हमला करने को बिल्कुल तैयार हैं। कल तक उनको मौका नहीं मिलता था क्योंकि अमेरिका था, आज उनको तालिबान की सुचारुता शय मिल गई। और मैं आपको यह भी बताऊं मेजर आर्या, अपने दर्शकों को भी बताऊंगी कि हमारे साथ निशार अहमद शेरगई हैं और वो किस तरह से एनआरएफ फोर्स के लड़ाके रहे हैं, मसूद के लड़ाके रहे हैं, इस वक्त हिंदुस्तान में है। लेकिन हमारे साथ निशार अहमद हैं, उन्हें दिखाइए। मेरे साथ पाकिस्तान से हामिद खान भी हैं, लेकिन मैं उनके पास जाऊं उससे पहले मैं निशार अहमद की तस्वीर आपको दिखा रही हूं। हमारे साथ जुड़ गए हैं क्योंकि निशार साहब, लगातार हम एनआरएफ की बात कर रहे हैं, अहमद मसूद की बात करते हैं। आप तो एनआरएफ के अपने खुद को एनआरएफ का वॉरियर कहते हैं। आज के समय जो बैठकें हो रही है, चाहे वो ब्रिक्स हो या आने वाले समय में एससीओ हो, सब अफगानिस्तान केंद्रित रहेंगी, अफगानिस्तान पर चर्चा होगी उसमें, आपके देश में जो हो रहा है। नमस्कार। पहले तो मैं धन्यवाद कहता हूँ आपको शो को बुलाने के लिए। आज अहमद शाह मसूद का शहीद होने का बरसी है आज। मैं दुआ करता हूँ उसके अहमद शाह मसूद जो हमारा बड़े लीडर था, अफ़गानिस्तान के लिए जान दे दिया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और दुश्मनों के ख़िलाफ़ अपने देश के लिए अपना जान दे दिया। हम सब उन आज जो उसका बरसी है दुआ करते अल्लाह से उनका आत्मा शांति हो। और साथ साथ बहुत एक अच्छा ख़बर मैंने सुन लिया कि अभी सारा दुनिया
आतंकवादी के ख़िलाफ़ इकट्ठा हो जाता है और ये सब हिंदुस्तान को चुना है बात करने के लिए, और हिंदुस्तान भी आतंकवादी के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाएगा। ये बहुत अच्छा खबर है हमारे लिए और दुनिया के लिए, और मैं चाहता हूँ कि दुनिया सब आतंकवादी के ख़िलाफ़ एक साथ हो जाएगा, और साथ साथ पाकिस्तान के साथ एक आतंकवादी सरकार अफगानिस्तान में आया, ये दुनिया के लिए वो मोदी जो बोला है बिल्कुल ठीक बोला है। ये सब दुनिया के लिए डर बन जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। अभी अफगानिस्तान के अंदर लोग परेशान हैं, लोग सब इसलिए परेशान है कि एक पराए लोग आया हमारे मुल्क में, पाकिस्तान ऐसा आया, पाकिस्तान आर्मी आया। अभी आज अफगानिस्तान एयरपोर्ट में पाकिस्तान का फ़ौजी जहाज़ आया, कुछ दिन पहले भी आया। अभी सब एयरपोर्ट पाकिस्तानी फ़ौजियों के पास है, ये कतर का नाम आता है या दोहा का नाम आता है या तुर्की, ये दिखावे के लिए सब पाकिस्तानी के पास हैं। मैं निशार अहमद साहब आपसे और साथ ही हामिद खान जो कि स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं, मैं हामिद खान जी के पास जाऊंगी। क्योंकि एनआरएफ खुलकर कह रहा है कि अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले की हत्या चाहता है पाकिस्तान। वो ये भी नहीं कह रहे कि तालिबान, वो कह रहे हैं पाकिस्तान चाहता है इनकी हत्या। मैं इसीलिए उस बड़ी खबर पर आऊंगी कि किस तरह से एनआरएफ ने रिपब्लिक भारत से बात की है, मसूद के लड़ाकों ने रिपब्लिक भारत से बात की है। वो बड़ी खबर हमारे दर्शकों को दिखाए कि किस तरह से रिपब्लिक भारत को एक्सक्लूसिव संदेश भेजा है। ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं क्योंकि हमारे साथ इस वक्त एनआरएफ के एक लड़ाके निशार अहमद ये हमारे साथ मौजूद है और साथ ही हामिद खान है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि अहमद मसूद के लड़ाकों ने किस तरह रिपब्लिक भारत से बात की है और रिपब्लिक भारत को सीधे सीधे संदेश दिया है कि अहमद मसूद ठीक है, अहमद मसूद ठीक है, अहमद मसूद पंशीर में ही है। ये रिपब्लिक भारत को संदेश भेजा है एनआरएफ ने, यानी कि मसूद के लड़ाकों ने। मैं एक बार आपको बताती हूं कि संदेश में क्या कहा गया है। संदेश में क्या कहा गया है वो मैं अपने दर्शकों को बताती हूं, मैं अपने दर्शकों को दिखाती हूं अहमद मसूद ने क्या कहा है। अहमद मसूद ने क्या कहा है जरा ग्राफिक्स में दिखाइए छवि, क्योंकि अहमद मसूद ने क्या कहा है वो जरूरी है। जो संदेश रिपब्लिक भारत के पास पहुंचा है अहमद मसूद का, उसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अहमद मसूद पंशीर में ही है, अहमद मसूद सुरक्षित है और ये भी कि अज्ञात स्थान पर मौजूद है मसूद। ये भी कहा गया कि मसूद साले की हत्या चाहता है पाकिस्तान। ये संदेश रिपब्लिक भारत को आया है, हम हर हाल में उनकी रक्षा करेंगे, ये कह रहे हैं मसूद के लड़ाके। और इसी के साथ साथ जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूँ, अहमद मसूद के लड़ाके मौजूदा समय में, इस समय में जो तस्वीर हमारे पास आ रही है सीधे पंशीर से, वो तस्वीरें आप देखिए। अहमद मसूद के लड़ाकों की पहली बार तस्वीर दुनिया के सामने आई है, सारे कमांडर एक साथ खड़े हुए हैं। मसूद के लड़ाकों की सबसे नई तस्वीर है। तस्वीरों में रेगिस्तानी हामिद सैफी, खालिद अमीरी, मुनीब अमीरी एक साथ नजर आ रहे हैं। पंशीर में मसूद के लड़ाकों की जंग जारी है। ये जो तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, बता दें कि मसूद के 4 लड़ाके एक साथ, ये रिपब्लिक भारत एक्सक्लूसिवली आपको तस्वीरें दिखा रहा है। ये 4 मसूद के लड़ाके इन तस्वीरों में नजर आते हैं और खासकर इस समय में जब लगातार ये बातें हो रही हैं कि पंशीर में मसूद और साले की सेना परास्त हो गई है। इस समय में जब बार बार तालिबान कह रहा है कि पंशीर परास्त हो गया है, उस समय में ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें अहमद मसूद के 4 लड़ाके नजर आते हैं और ये तस्वीरें अपने आप में पंशीर से बड़ी गवाही है। ये तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ। पंशीर के लड़ाकों का ये वीडियो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, जो बार बार पूछते हैं कि पंशीर में क्या हो रहा है, पंशीर में क्या लड़ाके परास्त हो रहे हैं, पंशीर में क्या लड़ाके अब नहीं बचे हैं, उनके लिए तस्वीरें हैं जो सीधे देख रहे हैं पंशीर के लड़ाकों का ये वीडियो, ये तस्वीर। हमारे साथ सीधे न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अमित चौधरी जुड़ रहे हैं और अमित चौधरी बेहतर बताएंगे। अमित जरा बताइए इन तस्वीरों के बारे में, क्योंकि ये सबसे ताजा सबूत इस वक्त भी पंशीर के हालात का। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मसूद अहमद के जितने मेन कमांडर हैं वो सारे एक साथ खड़े होकर के वीडियो मैसेज दे रहे हैं और रिपब्लिक भारत के माध्यम से पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं। जहां अभी ब्रिक्स में पुतिन ये कह रहे हैं कि आतंकवाद तालिबान का सबसे बड़ा खतरा है, तो आज एनआरएफ की पूरे कमांडर्स की जो टीम है वो यहां पर मौजूद है और पूरे वर्ल्ड से वो अपील कर रही है कि इनके साथ आए, एनआरएफ को सपोर्ट करे, पंशीर की लड़ाई को सपोर्ट करे। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए ये है साले
रेगिस्तानी, साले रेगिस्तानी वो शख्स है, वो कमांडर है जो अहमद शाह मसूद के समय एनआरएफ के चीफ कमांडर हुआ करते थे। वो ये मैसेज यहां पर दे रहे हैं। इनके साथ में अफगान की फौज के कमांडर हामिद सैफी है, दूसरी तरफ ये खालिद अमीरी है और ये मुनीर अमीदी है। ये चारों जो है वो मेन कमांडर माने जाते हैं, जो कि पूरी एनआरएफ की जो फौज है उसकी जो सबसे पावरफुल जो कमांडर है वो यही है। और ये सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि पंजशीर पर जो कब्जा हुआ है, उस कब्जे के बाद ये लड़ाई जो है वो खत्म नहीं हुई, बल्कि लड़ाई अभी शुरू हुई है। और अफगानिस्तान और पंजशीर की आन बान शान के लिए ये लोग अपनी खून के आखिरी बूंद तक ये लोग यूं ही लड़ते रहेंगे। ये लोग हार नहीं मानेंगे और पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि इस आतंकवाद के खिलाफ, तालिबान के आतंकवाद के खिलाफ जो आज यहाँ पर लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई को सपोर्ट करे, एनआरएफ को सपोर्ट करे, ताकि तालिबान का जो है पूरे तरीके से खात्मा हो। उन्होंने वर्ल्ड से एक अपील और की है कि तालिबान में जो सरकार बन रही है, बिल्कुल, उस सरकार को मान्यता नहीं दे। तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएं। मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाती हूं। ये तस्वीरें महम क्यों है? क्योंकि लगातार पंजशीर में लड़ाके हैं कि नहीं है, क्या वो लड़ाके परास्त हो गए हैं? ये तस्वीर खासतौर से उन लोगों के लिए जारी की गई है जो पंजशीर को परास्त बता रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि पंजशीर में मसूद के लड़ाके विफल हो गए हैं, पंजशीर पर तालिबान का कब्जा हो गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये मसूद के लड़ाकों की ये तस्वीरें इस वक्त भी पंजशीर में मौजूद है और इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। फुल फ्रेम दिखाइए ये तस्वीरें, किस तरह से पंजशीर में मसूद के लड़ाके। और मैंने आपको बताया कि किस तरह से मसूद के प्रवक्ता ने हमसे बात की, रिपब्लिक भारत से बात की और संदेश साफ तौर पर जारी किया और ये कहा कि मसूद ठीक है, सुरक्षित है, अमरुल्लाह सालेह भी सुरक्षित है। और बार बार ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद पंजशीर छोड़कर चले गए हैं। ये बार बार कहा जा रहा है। पाकिस्तान से जो गेस्ट हमारे हैं उनको थ्रू कराइए जरा, मैं उनके पास जाऊं। हामिद खान हमारे साथ है और इसी के साथ साथ हमारे साथ किस तरह मसूद के लड़ाके भी मौजूद हैं। वो शख्स जिसने अहमद मसूद के साथ अफगानिस्तान की ये लड़ाई लड़ी है, पंजशीर की ये लड़ाई लड़ी है। निशार अहमद हमारे साथ है। निशार अहमद साहब, मेजर आर्य, ये जो तस्वीरें हैं, बार बार ये गवाही कि किस तरह पंजशीर में एक लड़ाई जारी है। ये लड़ाई भले ही ऐसे समय पे सांकेतिक हो, लेकिन जिस तरह अशरफ गनी की कल माफीनामा आता है, उसके बाद ये लड़ाके किस तरह से बड़े वॉरियर्स नजर आते हैं जो आज भी पंजशीर में खड़े होकर चुनौती दे पा रहे हैं तालिबान। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने सुचारता। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब तक पंजशीर में लोग लड़ते रहेंगे तब तक तालिबान की फतेह नहीं होगी। देखिए, फतेह कब होती है दूसरी साइड की? तब होती है जब एक तरफ के लोग लड़ना खत्म कर देते हैं। पंजशीर के लड़ाकों ने लड़ना अभी शुरू है उनका, उन्होंने लड़ना खत्म नहीं करा, उन्होंने हथियार नहीं डाले और यह संकेत दिया दुनिया को कि लेकिन हम मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन हम सरेंडर करना, आत्मसमर्पण करना हम नहीं पसंद करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यह बहुत एक पॉजिटिव न्यूज़ है, ये लड़ रहे हैं। और ऊपर से दूसरी तरफ देखिए, सिर्फ एक तरफा लड़ाई नहीं हो रही, दूसरी तरफ तालिबान के ऊपर जो प्रेशर अब धीरे धीरे आ रहा है, तालिबान के ऊपर प्रेशर की हम आपको हम पैसा नहीं देंगे, लेकिन हम ये देखेंगे कि आप कर क्या रहे हैं यहाँ पे। अब तालिबान के पास पैसा नहीं है सरकार चलाने के लिए। तालिबान के बहुत बुरे हाल हैं, बहुत बुरे हाल हैं। बैंकों में बिल्कुल पैसा नहीं है, एटीएम बंद हो रखे हैं, बैंक क्लोज हो रखे हैं। तो इस बार सैलरी नहीं मिली, अगस्त की सैलरी, क्योंकि तालिबान के पास पैसे नहीं थे देने के लिए, तो कुछ उनके पास नहीं है और प्रेशर आ रहा है। दूसरी तरफ जो तालिबान को हेल्प कर रहा है पाकिस्तान, वो अपने अलग लेवल का भिखारी है। वो एक अलग लेवल का भिखारी है, उसके पास और ज्यादा पैसे कम हैं, तालिबान से भी कम, वो भी भीख मांग मांग के अपना काम चल रहा है। तो दो भिखारियों का गठजोड़ हुआ है, पाकिस्तान और तालिबान, और ये अफगानिस्तान चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सिविल वॉर की तरफ अफगानिस्तान जा रहा है। ये मेरा खुद का एनालिसिस है। मेरे साथ इस वक्त निशार अहमद जुड़े हुए हैं। निशार साहब, जिस तरह से अमनिजय जी मैं आ रही हूं आपके पास। निशार साहब, ये जो तस्वीरें आ रही हैं पंजशीर से, बार बार ये कहा जाता है कि पंजशीर में लड़ाके हैं कि नहीं, क्या वो सरेंडर कर चुके हैं, क्या वो भाग गए हैं। अहमद मसूद की तरफ से ये कहा गया, उनके प्रवक्ता ने कहा कि अहमद मसूद अभी भी पंजशीर में मौजूद है। ये रियल हीरोज हैं जो अभी भी तालिबान के सामने खड़े हुए हैं। एक तो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता है, वो जो भी वो बोलता है चलो छोड़ दो पाकिस्तान, इसी तरह है पाकिस्तानियों। तो मैं आज बात कर दिया पंजशीर,
शुक्र है अमरुल्लाह साले भी सेफ है, मोहम्मद मसूद भी सेफ है। अभी दोपहर 2 से 2:30 बजे तक मैंने बात कर दिया, दोनों सेफ है, शुक्र है। दोनों तैयारियां चल रहा है। सालिम अहमद रेगिस्तानी भी है, बड़े कमांडर लड़ाई करने के लिए। और सबसे अच्छी बात, पंजशेर लड़ाकों ने यहाँ नॉर्दर्न लाइट्स लड़ाई शुरू नहीं किया है। नॉर्दर्न लाइट्स लड़ाई नहीं चाहता था, बातचीत चाहता था। ये पाकिस्तान और ISI था कि पंजशेर के ऊपर अटैक किया और नॉर्दर्न लाइट्स अपनी दफा के लिए लड़ाई शुरू किया। अभी भी नॉर्दर्न लाइट्स अपनी मुल्क से, अपनी वतन से, अपने लोगों से दफा करे, बहुत बड़ी हिम्मत से। लड़ाकों आज भी जो मैंने बात किया, हर लम्हा पंजशेर अगर एक रोज नीचे वो गवर्नर हाउस तक आ गया तालिबान और आर्मी पाकिस्तान, इतना पंजशेर एरिया इतना नहीं है। पंजशेर बहुत बड़ा है, जो दुनिया का सुपर पावर रूस ताकत नहीं था कि उसके अंदर जाए। ये पाकिस्तान क्या है, ये आर्मी पाकिस्तान क्या है, ISI क्या है, पंजशेर के बदले में प्रोपागेंडा करते हैं। बहुत हौसले से लड़ाको अभी भी आगे चलता है। अभी तैयारियां चल रहा है, कुछ नहीं, सब लोग बहुत हिम्मत वाला लोग के लड़ाके हैं। मैं अपने दर्शकों को बार बार ये बता रही हूं, क्योंकि जिन मसूद के लड़ाकों को उन्होंने तस्वीरों में देखा, वीडियो में देखा, अहमद निसार खुद NRF के लिए लड़ाई लड़ चुके हैं, पंजशीर के लिए लड़ाई लड़ चुके हैं, अहमद शाह मसूद के लड़ाके रहे हैं। आज वो हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं। मैं उनसे आगे ये भी पूछूंगी कि NRF की ये पूरी ताकत आती कहां से है, नॉर्दर्न अलायंस की अहमद शाह मसूद के जो लड़ाके रहे उनकी ताकत कहां से आती है, कहां से बल मिलता है कि इतनी बड़ी ताकत के खिलाफ लड़ाई लड़ ले। लेकिन बड़ी खबर जो मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं, वो पहले बता दूं। बड़ी खबर जो ब्रिक्स सम्मेलन से आ रही है। ब्रिक्स की बैठक में पुतिन का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान का नाम लिए बिना राष्ट्रपति पुतिन ने निशाना साधा है। अफगानिस्तान में बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं है, चिंताजनक है। पुतिन ने कहा कि आतंकवाद का मुद्दा उन्होंने उठाया और अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है वो चिंताजनक है, कहा है राष्ट्रपति पुतिन ने। पड़ोसी देशों पर इसका असर पड़ेगा। राष्ट्रपति पुतिन का यह बड़ा बयान आया है। दुनिया के सामने सुरक्षा की चुनौतियां हैं। रूस आतंकवाद के खिलाफ है और यह नियंत्रण जरूरी है। अमेरिका के जाने से नया संकट पैदा हुआ है। मैं आपको बता रही हूं वो बातें जो राष्ट्रपति पुतिन ने कही हैं और ब्रिक्स सम्मेलन में कही हैं। ये आपको बड़ी बात बता रही हूं। ब्रिक्स सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन ने क्या कहा है? राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि किस तरह जो बाहरी दखल है वो चिंताजनक है, बाहरी दखल चिंताजनक है, और किस तरह आतंकवाद बाकी देशों के लिए, अफगानिस्तान के आसपास जो देश है उनके लिए चिंताजनक है और इसीलिए इस पर नीति होनी चाहिए। और बड़ी खबर मैं आपको यह भी बताऊं कि किस तरह से अफगानिस्तान के जो अलग अलग दूतावास हैं जो अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं, और वो अफगानिस्तान के दूतावास अलग अलग देशों में उन्होंने बकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि तालिबान की सरकार को वो मान्यता नहीं देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, अफगानिस्तान के दूतावास का ये बयान आया है जिसमें वो कहते हैं कि तालिबान की ये सरकार अवैध है। आपने देखा होगा कि जब तालिबान की सरकार आई तब उस समय किस तरह से अलग अलग देशों के दूतावासों ने कहा अमरुल्लाह साले उनके राष्ट्रपति हैं। ये चिट्ठी मैं आपको दिखा रही हूं जो कि दूतावास ने जारी की है, और इस चिट्ठी को बकायदा जो अलग अलग दूतावास है अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये चिट्ठी जारी की गई है। आपको बहुत ज्यादा इसमें नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, इसको फुल फ्रेम दिखाएंगे तो हमारे दर्शक बेहतर देख पाएंगे। इसमें सीधे कहा गया है कि तालिबान की जो सरकार है वो अवैध है, हम इसे नहीं मानते हैं, और संविधान के हिसाब से जो सरकार बनी थी हम उसी को मानते हैं। यानी कि अलग अलग देशों में जो दूतावास अफगानिस्तान के हैं वो खुलकर तालिबान के खिलाफ है, और तालिबान की सरकार के खिलाफ है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊं कि किस तरह से तालिबान की सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। वो कैसे आतंक की सरकार बना भी रही है और आतंक की सरकार
किस तरह गठित हो सकती है 9/11, यानी कि अमेरिका पर हुए हमले की 20वीं बरसी पर यह सरकार गठित हो सकती है। यानी कि आतंक के बराबर मनाएंगे 9/11 का जश्न। 9/11 की बरसी पर तालिबानी सरकार का गठन हो सकता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के दिन सरकार बनाएगा तालिबान, और अगर ऐसा करता है तो अमेरिका पर सबसे बड़े आतंकी हमले में, जिसमें 3000 लोग मारे गए थे, उस दिन को किस तरह से तालिबान सरकार यादगार बनाना चाहती है। 9/11 पर सरकार बनाकर अमेरिका को संदेश देना चाह रहा है तालिबान। सीधे चुनौती है अमेरिका को, जो बाइडेन को, जो 20 साल रहे अफगानिस्तान में, लेकिन आज अमेरिका पर हुए सबसे बड़े हमले पर ही किस तरह 2 दिन बाद यह सरकार गठित करने की बात कर रहा है तालिबान। 2 दिन बाद तालिबान मनाएगा आतंक का जश्न। तालिबानी सरकार में कई अमेरिकी मोस्ट वांटेड आतंकी हैं, और क्या दुनिया को फिर से 9/11 जैसे हमले की धमकी दे रहा है तालिबान? ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि अगर 9/11 का आप जश्न मना रहे हैं तो आप उसे सही ठहरा रहे हैं, और अगर आप उसे सही ठहरा रहे हैं तो क्या आप दुनिया को यह कहना चाहते हैं कि 9/11 जैसे हमले और होंगे? क्या जिहाद के नाम पर आतंक को फिर समर्थन देगा तालिबान? 9/11 का जश्न मनाने वाले को मान्यता देगा अमेरिका? सबसे बड़ा सवाल यह है, कौन कौन से देश होंगे जो ऐसे आतंकी सरकार से एंगेज करेंगे और मान्यता देंगे? सबसे बड़ी किरकिरी तो इसमें अमेरिका की ही होगी। सबसे बड़ी किरकिरी तो इसमें अमेरिका की होगी। अमेरिका पर हुए सबसे बड़े हमले के बरसी के दिन यह सरकार गठित होगी। यह सरकार गठित होगी। मेरे साथ इस वक्त कामरान साहब जुड़ गए हैं, मुझे बताया जा रहा है। कामरान साकी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लाहौर से पत्रकार है। कामरान, मुझे यह बताइए, 9/11 की बरसी पर जो सरकार गठित कर रहा है वो कौन है? सरकार है या तालिबान? आतंकी है या सरकार है? वो फ्रीडम फाइटर है, जो समझते हैं कि उन्होंने अमेरिका से जो जान छुड़ा ली, पहले रूस से जान छुड़ाई थी, सर आपने फ्रीडम फाइटर का, और अब उन्हें आजादी चाहिए, और वो चाहते हैं आपने फ्रीडम फाइटर का के मुताबिक वहाँ पे अमन हो। कामरान साहब, आपने फ्रीडम फाइटर का कह रहा हूँ जी, मैंने फ्रीडम फाइटर कहा। तालिबान आपके लिए फ्रीडम फाइटर है कि उन्होंने वो समझ रहे हैं, देखिए वहाँ पे आपको कोई सुपर पावर होने का ये मतलब नहीं होता कि आप कहीं तालिबान इनके लिए फ्रीडम फाइटर है। मेजर आर्या, मैं एक बात बताता हूँ। कामरान साहब एक मिनट, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। कामरान साहब की बात बिल्कुल सही है। मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपसे अग्री कर रहा हूँ सर। मैं आपकी बात पे ही हाँ में हाँ मिला रहा हूँ कामरान साहब, मैं आपकी बात में ही हाँ में हाँ मिला रहा हूँ। कामरान साहब, आपने बिल्कुल ठीक बोला है। तालिबान फ्रीडम फाइटर हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के फौजियों को आजादी दे रहा है और ऊपर पहुंचा रहा है 72 हुरों के पास। बिल्कुल ठीक बोला, और बिल्कुल सही आजादी दे रहा है। फ्रीडम फाइटर है तालिबान, और मैं कह रहा हूं तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ठोकते रहो, पाकिस्तानियों को ठोकते रहो। जो टीवी पर बकवास करे उसको भी ठोको, जो वर्दी पहन रहा है उसको भी ठोको। इन्होंने हिट लिस्ट निकाली है, मैं इसलिए बोल रहा हूं। तहरीक तालिबान ने 30 पाकिस्तानी टीवी एंकरों की और सहाफियों की लिस्ट निकाली है कि हम जान से मार देंगे। पूछो कामरान से, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो वो भी आजाद होंगे। वो भी आजाद होंगे ना कामरान साहब। बड़े फ्रीडम फाइटर कर रहे हो, तुम्हारे फ्रीडम फाइटर तुम्हें टीका लगाने वाले हैं अभी। जिनकी लिस्ट निकाली आपके पाकिस्तान में लोग, वो भी आजाद होने वाले हैं इन्हीं के हाथों। सब आजादी, सब फ्रीडम फाइटर होने वाले हैं अभी बहुत जल्दी। ये सुनो, लिस्ट निकाली है तालिबान ने कि नहीं निकाली? तालिबान कहता है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तानी स्टेट पे शरिया नाफिज होगा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहता है कि हमारा दुश्मन पाकिस्तानी फौज है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहता है कि जो पाकिस्तानी टीवी एंकर, जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, सहाफी हमें दहशतगर्द बोलता है, हम उसको जान से मार देंगे। उन्होंने 30 पाकिस्तानी टीवी एंकर्स और सहाफियों की, जर्नलिस्ट की लिस्ट निकाली है। कामरान, तुम्हारा नाम तो नहीं है उसमें बेटा? बताओ तुम्हारा नाम है कि नहीं उसमें? मानते और जानते नहीं है, वो मार डालेंगे। थोड़ा सा कम बोला करो, थोड़ा सा कम बोला करो। पाकिस्तान में रह रहे हो, ऐसा ना हो रात के 2 बजे तहरीक तालिबान पाकिस्तान तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटाए और बोले कि कामरान भाई जरा बाहर आना, आपसे बातचीत करनी है, राब्ता करना है थोड़ा सा। तो ये चीज है कि तालिबान जो फ्रीडम फाइटर हैं वो पाकिस्तानी फौज को फ्रीडम दे रहे हैं, अभी आजादी दे रहे हैं पाकिस्तानी फौज को। और कामरान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं कामरान की बात से सहमत हूं। अभी उन्होंने क्वेटा में 4 पाकिस्तानी फौजियों को फ्रीडम दिया था, आजादी दी थी। 4 पाकिस्तानी फौजियों को फ्रीडम दिया था उन्होंने, आजादी दी थी, बम से उड़ा दिया था उन्होंने।
स्नाइपर से 20 से 22 अटैक वो कर चुके हैं अभी तक, और वो कह रहे हैं कि हर दूसरे दिन अटैक करेंगे। पूरी मुकम्मल आजादी मिलेगी, देखना। कामरान साकी, कामरान साकी, आप मेजर आर्या की बातों को, हिंदुस्तान की बातों को तो आप हमेशा प्रोपेगेंडा बता देते हैं, जबकि वो तथ्य देते हैं, फैक्ट्स पर बात करते हैं मेजर आर्या, हवा हवाई बातें नहीं करते हैं। कामरान की आवाज नहीं आ रही है मुझ तक, लेकिन मुझे ये बताइए कि निशार अहमद तो अफगानी है, निशार अहमद तो यहाँ अफगानी बैठे हैं और वो मसूद के लड़ाके हैं। ये देखो कामरान साकी, मैं आपसे सीधे पूछ रही हूँ, मसूद के लड़ाके हमारे साथ शो पर है। एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। मसूद के लड़ाके हमारे साथ शो पर है और वो कहते हैं खुलकर के पाकिस्तान मसूद को मारना चाहता है, अब्दुल्ला साले को पाकिस्तान मारना चाहता है। गलत कह रहे हैं वो? निशार साहब को बताइए। जो आपने जाली फुटी चीज दिखाई वो बीबीसी उर्दू दिखा रहे हैं, जिसका मैंने आपसे कल। आप कामरान एक बार मुझे जोर से बोलो भारतीय टीवी पे, कामरान एक बार जोर से बोलो भारतीय टीवी पे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्द है। बोलो, मैं तुम्हारी क्लिप वायरल करूंगा, उनको टैग करके बोलो दहशतगर्द है ना। गुड बेटा, तू तो गया अभी, तू गया। कामरान मैं यही तो चाह रहा था, कि कामरान अपना मुंह खोले। कामरान तुम गए, घर से बाहर मत निकलना, तुम्हें ढूंढ रहे हैं तालिबान वाले। अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि मेजर आर्या सुनिए कामरान साहब, मेजर आर्या की मंशा वो नहीं है, आप शायद बार बार उन्हें गलत समझते हैं। सीधी बात वो यही कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी व्यक्ति आतंकवाद के खिलाफ बोल नहीं सकता है, और अगर आप बोलते हैं तो आपका हश्र बुरा होता है, इसीलिए आवाजें दबी हुई है पाकिस्तान में। जो बोलना भी चाहता है वो भी नहीं बोल सकता है, जो बोलना चाहता है वो भी नहीं बोल सकता है। कामरान, मेरी मंशा ये है कि जो टेररिज्म को सपोर्ट करेगा, जो टेरर को सपोर्ट करेगा, उसका वही अंत होना चाहिए जो टेररिस्ट का होता है। अब तुम चुन लो कि तुम सपोर्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे। महाभारत आज मुझे लगता है वो बॉटम लाइन है कि जिस तरह जो आतंकी के साथ हो वही आतंकवाद के समर्थक के साथ हो, बात वहीं पर खत्म करते हैं। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।